नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 9 के चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक के अध्ययन में हमने प्रश्नावली 1.1 के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। अपरिमेय संख्याओं के साथ ही हमने चर्चा की थी कि शांत दशमलव संख्याएँ किस प्रकार से लिखी जाती हैं या क्या होती हैं। अशांत दशमलव संख्याओं के बारे में भी हमने चर्चा की है कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की और साथ ही चर्चा की कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों की। तो देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। देखिए, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले का पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तीसरा है इसका कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तीन प्रश्न हमें दे रखे हैं। इन तीनों प्रश्नों का सत्य और असत्यता की हमें जांच करनी है। तो चलिए देखते हैं पहले का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहले का पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य है या असत्य है, इसकी जांच हमें करनी है। तो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह क्या है? सत्य है, क्योंकि मैंने बताया था कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो सभी अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं, और सभी परिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में इस प्रकार से बताया था कि वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार की होती हैं वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं और सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक होती हैं। तो यह कथन हमारा क्या है? सत्य है। यह कथन क्या है? अतः दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, दूसरे कथन की हम बात करते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि m क्या है? एक प्राकृत संख्या। तो देखिए, जैसे m का मान आप 1 लें तो रूट 1 ये संख्या रेखा पर उपस्थित होगा, बिल्कुल ठीक है। रूट 2 का मान कितना होगा? 1.414, ये भी संख्या ये भी संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं उपस्थित होगा। ऐसे रूट 3 का मान आप लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं उपस्थित होगा संख्या रेखा पर 1.732, इस प्रकार से मान होता है। तो जैसे जैसे आप रूट में मान बढ़ाते जाएंगे, रूट 4 ये इसका मान कितना आएगा? 2, तो ये भी संख्या। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे m के मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, तब जैसे जैसे इसके मान भी, वर्गमूल के मान यहाँ बढ़ते जाएंगे। और ये सारे मान क्या आ रहे हैं? धनात्मक मान आ रहे हैं। ये सभी मान क्या आ रहे हैं? धनात्मक। तो इस प्रकार से जैसे m का मान और भी कुछ लेंगे तो वो भी क्या आएगा? उसका वर्गमूल भी क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो इसका मतलब संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। यहाँ ऋणात्मक संख्या नहीं आ रही है, आ रही है कि यहाँ अगर m का मान एक प्राकृत संख्या आप रखते हो तो यहाँ माइनस की संख्या आएंगी क्या? माइनस की संख्याएं नहीं आएंगी। तो इसका मतलब हो गया कि संख्या रेखा पर बिंदु रूट m के रूप तो धनात्मक संख्याएं तो आ जाएंगी, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो यह कथन भी क्या है? असत्य है। ठीक है, तो इसका हल क्या लिखेंगे?
यह कथन असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को रूट m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जबकि ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं, संख्या रेखा पर आती हैं। तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं को हम रूट m के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो यह कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, पहले का तीसरा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, जस्ट उसका विपरीत है। पहला क्वेश्चन में क्या था कि सब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक, वो तो सत्य था, लेकिन यहाँ उल्टा पूछा है। क्या पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो प्रश्न क्या बोल रहा है ये कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय थोड़ी होती हैं। तो यह क्या है? असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या आवश्यक नहीं है कि अपरिमेय ही हो, वह परिमेय भी हो सकती है, वह परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, वो परिमेय भी हो सकती है वास्तविक संख्या। और उदाहरण ले लें इसका, एग्जाम्पल 2 एक वास्तविक संख्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है। 2 क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या 2 अपरिमेय है? क्या नहीं, 2 तो क्या होती है? परिमेय, क्योंकि इसको p बटा के रूप में लिख सकते हो, 2/1 के रूप में। तो वास्तविक संख्या है, किंतु 2 अपरिमेय नहीं है। ये उदाहरण भी देख लेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, तो देखिए ये कथन भी क्या है? यह असत्य है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल पूछा है ये, तो पहले तो यहाँ लिख देंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है तथा 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
एक उदाहरण पूछा था कि एक उदाहरण ऐसा दीजिए, तो देखिए उदाहरण क्या हो गया, 4 है, 4 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। अब 2 परिमेय संख्या होती है, क्या है परिमेय, तो 2 क्या होती है परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन संख्या 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए अभी मैंने बताया कि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, ठीक है। पिछले वीडियो में इस बात की हमने चर्चा कर ली थी कि सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। अब वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं तो जैसे आप 0 है, 0 क्या है परिमेय संख्या है, 1 2 3 इस प्रकार की संख्याएं, सभी संख्याएं क्या थी परिमेय संख्या है। तो इनको संख्या रेखा पर आप दर्शाते हैं, ठीक है। तो बात आती है कि क्या अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाएंगे। देखिए जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं किस प्रकार की कैसी होती हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव। जब अशांत है तो उनका पता कैसे लगाएंगे कि ये यहाँ आएगा इसका मान, ठीक है। तो देखिए वो मान किस प्रकार से लिखते हैं, उनको किस प्रकार से दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम इस समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी से इसको दर्शाएंगे। तो देखिए जैसे √5 है, ठीक है, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। √5 को क्या लिखा जा सकता है, √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग कितना 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो √5 को क्या लिखा सकता है, 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। तो देखिए जैसे ये समकोण त्रिभुज बन जाए और मान लीजिए ये आपके पास कितना है 2 सेंटीमीटर है, ये आपके पास कितना है 1 सेंटीमीटर। तो जरा बताना, ये समकोण वाला शीर्ष है, ठीक है। तो जरा बताना कि ये कर्ण कितना हो जाएगा। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का सूत्र होता है आपके पास आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार यहाँ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 1 कितना हो जाएगा √5, ठीक है। तो कुल मिला के √5 को लिखने के लिए मेरे को सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज का आधार आपको 2 सेंटीमीटर लेना है और इस आधार पर लंब कितने सेंटीमीटर का लेना है 1 का, ठीक है। तो इसी प्रकार इसी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए, इसी समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हुए हम संख्या रेखा पर √5 को दर्शाएंगे। तो देखिए किस मैं यहाँ रफ चित्र बना रहा हूँ, आप फेयर कॉपी में प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। समझने की दृष्टि से देख लिए, आप इसको प्रकार से बनाएंगे कॉपी में। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये x डैश और ये y डैश। तो देखिए सबसे पहले पैमाना ले लेते हैं x अक्ष पर। ये 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है। मैंने अभी बताया कि √5 को दर्शाएं, तो √5 के लिए समकोण त्रिभुज किस प्रकार से बनाएंगे कि आधार तो कितना ले लेंगे 2 सेंटीमीटर और लंब कितना लेना है 1 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो यहाँ मूल बिंदु से हम 2 सेंटीमीटर का एक यहाँ रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से। x अक्ष पर कितने सेंटीमीटर ले ली 2 सेंटीमीटर, और फिर इस 2 सेंटीमीटर ये जो आधार है इस पर 1 सेंटीमीटर का हम क्या डालते हैं लंब डालते हैं। मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर ये है तो यहाँ तक एक लंब इस पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, 2 इकाई मान लीजिए। और ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये वो कितना हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, तो ये और ये बराबर है, ठीक है। तो ये तो कितना है 1 और ये कितना है 2, इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो
तो ये क्या बन गया आपके पास, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया जिसका आधार 2 है और कर्ण कितना है 1, जिसको मैं नाम भी देता हूँ O, ये A और इस बिंदु को दे देता हूँ B। ठीक है, तो त्रिभुज OAB में OB का मान कितना हो जाएगा, OB क्या है, कर्ण है, तो इसका सूत्र हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल किया हमने, तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये जो कर्ण आया उस कर्ण का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। ठीक है, ये 2 है ये 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो आप प्रकार लेंगे। ठीक है, ये सारा काम आप एक ग्राफ पेपर पे करेंगे। ठीक है, अब एक प्रकार लेंगे और प्रकार को यहाँ रखेंगे, कहाँ, मूल बिंदु पर। प्रकार को मूल बिंदु पर रखेंगे और प्रकार को इतना यहाँ B तक खोल लेंगे। ठीक है, प्रकार को ऊपर रखेंगे और यहाँ B तक खोल लेंगे, यहाँ से इस प्रकार से एक चाप काटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक चाप काटेंगे। ये जो चाप आपने काटा वो चाप कहाँ से जाएगा, यहाँ से। ये जो चाप आपने काटा वो चाप x को जहाँ काटता है वो बिंदु होगा कौन सा, अंडर रूट 5। तो ये कहाँ काट रहा है, यहाँ। ठीक है, इसे रूट 5 से आपने इसे चाप काटा, तो ये चाप x को जहाँ काटता है वह बिंदु होगा अंडर रूट 5। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम अंडर रूट 5 को दर्शाते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए इसको। संख्या रेखा पर रूट 5 को दर्शाना है, हम जानते हैं रूट 5 क्या होता है, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो हमने क्या लिया, ये x पर तो 2 इकाई का 2 लंबाई ले ली 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना ले लिया 1 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ से मिला दिया। फिर प्रकार को यहाँ रखा और यहाँ से B से जाता हुआ एक चाप काट दिया। अब ये चाप x को जहाँ काटेगा वो बिंदु कौन सा होगा, अंडर रूट 5। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। इसी प्रकार से आपका एक एग्जाम्पल है कि संख्या रेखा पर रूट 2 को दर्शाना, तो देखिए वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो देखिए अंडर रूट 2 क्या होता है, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 2 होगा। तो अंडर रूट 2 को क्या ले सकते हैं हम, अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस अंडर रूट 1 का वर्ग, सॉरी अंडर रूट 2 को हम क्या ले सकते हैं, रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि रूट 2 बराबर होता है 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये आधार और ये क्या है, लंब। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाएंगे। सबसे पहले मूल बिंदु यहाँ 1 2 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये 4 5, इधर 1 2 3। तो देखिए रूट 2 को क्या ले सकते हैं, रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ पे जो आधार लेंगे वो कितने सेंटीमीटर का ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर का। यहाँ तक रेखा खींच देंगे और ये लंबाई, इस पर लंब कितना लेना है, लंब कितना है 1, तो 1 के सिद्ध में यहाँ से इस पर क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। ठीक है, ये बिंदु O, ये बिंदु A और ये बिंदु कौन सा ले लेंगे, B। ठीक है, तो ये त्रिभुज OAB बन गया अपने पास। कौन सा त्रिभुज OAB, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये 1 है ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। देखिए 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग क्या हो गया, अंडर रूट 2। तो ये जो कर्ण खींच दिया आपने, ये कर्ण कितना है, अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, प्रकार को ऊपर रखेंगे, प्रकार को ऊपर रखेंगे और B से जाता हुआ एक चाप इस प्रकार से काट देंगे। ये चाप जहाँ काट रहा है वो बिंदु कौन सा होगा, अंडर रूट 2। ये चाप, ये जो आपने प्रकार से चाप काटा वो x को जहाँ काटता है वो बिंदु होगा आपका अंडर रूट 2। तो ये बिंदु है अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अंडर रूट 2 को आपने संख्या रेखा पर दर्शा दिया।